ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर नीट। सो आज हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर, जिसमें ग्रुप 16, 17 और 18 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 16, 17 और 18 हम लोग ग्रुप 15 के बारे में बात कर लिए हैं। तो 16, 17, 18 में जितना टाइम लगेगा उतना ग्रुप 15 अकेले ले लेता है। दैट मीन्स बोल सकते हो कि 16, 17, 18 ज़्यादा पढ़ना नहीं है एज़ कम्पेयर टू 15, जिसमें 15 में ज़्यादा पढ़ना रहता है। ठीक है, तो आसान भी है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। तो सबसे पहले ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट्स है ना। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है। ठीक है, ये जो दोनों है, दोनों ही नॉन मेटल्स होते हैं ना। दोनों क्या है? नॉन मेटल्स। ये दोनों मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स। और जो पोलोनियम है वो मेटल है, बट रेडियो एक्टिव मेटल है ना, याद रखना है। कौन सा मेटल? रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव मेटल क्या होता है? वैसा मेटल जिससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहता है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव मेटल्स। ठीक है, जैसे कि जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है ना, नीचे में एफ ब्लॉक्स हो गए हैं। डी ब्लॉक्स का जो लास्ट सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट्स जो है, वो सब जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और है ना, मेटल जैसे पोलोनियम भी एक एग्जाम्पल उसमें से डी ब्लॉक पी ब्लॉक में भी हो सकता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसका हाफ लाइफ कभी कभी याद है ना, ये पूछ सकता है, याद रखना है 128 डेज इसका हाफ लाइफ टाइम है, टी हाफ है ना। तो टी हाफ मतलब क्या कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मान लो 100 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो 100 ग्राम को धीरे धीरे क्या होता है, उसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलेगा, तो टूटते जाएगा। तो टूटने में है ना, मतलब 100 ग्राम को 50 ग्राम होने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो फर्स्ट और काइनेटिक्स को फॉलो करता है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो बेसिक हम लोग चीज़ें समझ गए हैं कि इसमें जो है क्या क्या एलिमेंट्स है और कौन मैटर्स कौन नॉन मैटर्स है। अब इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ का बात कर लेते हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स अप टू डाउन जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, है ना, एटॉमिक साइज़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज़ का। तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज़ अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब ऑक्सीजन का सबसे कम, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन होगा, फिर सेलेनियम, सॉरी सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। ठीक है, अप टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी एलिमेंट को, एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन, है ना, गैसियस फॉर्म एलिमेंट है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? साइज के, या एटॉमिक साइज के। तो साइज यहाँ बढ़ रहा है तो आयनेशन एनर्जी घटेगा, यानी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होगा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर क्रोमियम। यहाँ तक कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही ट्रेंड फॉलो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? किसी के साथ यदि बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन जो है तुरंत खींचता है, मतलब उसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने का ज़्यादा। फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड्स है, जनरल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनेशन एनर्जी का, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, है ना। मेटल ऑक्सीजन सब क्या है? नॉन मेटल है, मतलब मेटेलिक करेक्टर तो बढ़ेगा अप टू डाउन जाएंगे तो, बट नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जैसे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो है, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर का बात करते हैं, है ना। एक बार ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p4, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हाँ, इसके पास 2d नहीं पॉसिबल है ना, 2d0 ऐसा नहीं है।
क्योंकि सेकंड ऑर्बिट पे डी पॉसिबल नहीं है, एस पी तो पॉसिबल है बट डी पॉसिबल नहीं है। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देख लेंगे, ठीक है। एस में देखो लास्ट लास्ट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एस तो भरा हुआ है, पी में 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल लेकिन इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और वही उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट जो बोलना है तो ऑक्सीजन का 2 होगा, या तो +2 हो सकता है या -2 हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग एटम कैसा है। जैसे मान के चलो सराउंडिंग एटम वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये प्लस की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल है ना, H2O का बात करेंगे तो H2O में ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस पे होगा तो ऑक्सीजन माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस पे है, ठीक है। यदि हम लोग OF2 में बात करते हैं तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीजन जो है जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, या कभी कभी +2 भी दिखा सकता है, ठीक है। और यदि हम लोग सल्फर का बात करते हैं, सल्फर का है ना, सल्फर का, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हो गया 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p4, मतलब इसमें थर्ड ऑर्बिट पे 3s2 3p4 s2 और p4 आएगा। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में देखो, p में ऑर्बिट या शेल तो सॉरी p में 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऑर्बिटल 3 होता है, 3 डब्बे है ना, तो 4 भर दिए, फिर से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन इसका खासियत ये है कि इसका 3D वाला खाली है, थर्ड पीरियड सॉरी हाँ थर्ड पीरियड में बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल खाली है, डी ऑर्बिटल खाली है, इसलिए है ना, डी ऑर्बिटल खाली है मतलब हम लोग बोल सकते हो कि हम लोग जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग अनपेयर्ड कर सकते हैं, अनपेयर्ड कर सकते हैं मतलब कोई बॉन्ड बना रहेगा और बगल वाला जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अंदर से भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। मान लो एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होके है ना, जहाँ खाली ऑर्बिटल है उसमें जाके बैठ जाएगा और अनपेयर्ड बना लेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सिर्फ ग्रुप सेकंड पीरियड में नहीं होगा, थर्ड पीरियड और नीचे वाले एलिमेंट्स में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बट उसमें जो है डी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, खाली डी ऑर्बिटल है ही नहीं, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ऑक्सीजन जो है ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता। बट सल्फर के पास है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो इसके पास देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी 2, एक पेयर था और यहाँ पे देखो एक बच जाएगा, एक चला गया यहाँ पे, एक यहाँ चला गया, चलो ठीक है। तो अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो 4, पहले कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर वाला हमेशा प्लसिस हो करेगा ना, ऑक्सीडेशन या तो -2 हो सकता है या +2 हो सकता है इस केस में, बट इस केस में क्या आएगा, इस केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो +4 आएगा। मान लो कि और ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना, 2 स्टार लगा दी, ये हो गया, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट है ना, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब यूज करेंगे, जब वैलेंस ऑर्बिट पे अभी भी अनपेयर्ड, देखो थर्ड ऑर्बिट वैलेंस ऑर्बिट है या वैलेंस शेल है उसमें अभी भी पेयर्ड है, तो उस पेयर्ड को फिर से हम लोग अनपेयर्ड बना के, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग अनपेयर्ड बनाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाली था है ना, यहाँ पे खाली था, जहाँ खाली रहेगा वहाँ ले जाएंगे। तो फाइनली है ना, इसका जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा, इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और इसमें हो जाएगा 5 डब्बे हैं लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया देखो, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 4 और यहाँ 2 6, तो +6 भी शो कर सकता है। यानी ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है ना, जनरली हम लोग -2 -2 से लेकर +6 तक करेगा, +4 +6 ऐसा ऐसा जनरल इलेक्ट्रॉनिक में से शो करता है, एक्सेप्ट किसको, ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन सिर्फ -2 है ना, यहाँ पे लिखा था एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ -2 और +2 करेगा बस। समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, -2 से लेकर +6 तक कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ग्रुप 16 एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में सिर्फ -2 और +2 पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है कि अपना अनपेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेड बना सके, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो उसी को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मतलब ऑक्सीजन जो है कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है अपना ग्रुप से, ठीक है, उसी को बोला जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका रीज़न क्या है, या लिख सकते हैं, है ना, ऑक्सीजन, लिख सकते हैं ऑक्सीजन शोज क्या, डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम अदर मेंबर्स या अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। ड्यू टू दिस इज नॉन एज इसी को हम लोग एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। दिस इज नॉन एज एनोमलस बिहेवियर, ठीक है। सो रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या, रीज़न है कि ये एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो रीज़न है वो है वही पहला, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा रीजन है स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये दो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है ना। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जानते हैं, फ़ोन कॉल ऐसा करके, ठीक है। तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन ही तो है, और साइज़ भी कम है, ऊपर से जाएंगे साइज बढ़ता है, ऑक्सीजन का साइज बहुत ही कम होता है, और इस वजह से वो कुछ ना कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन ज़्यादा नहीं करने का रीज़न है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, जैसे यहाँ पे, है ना। तो बस यही सब है, एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी उससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी पे, है ना। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट्स किससे किससे रिएक्शन करता है, जैसे रिएक्शन विथ रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाइड्राइड्स बनाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड फॉर्मेशन से बहुत क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लो कोई एलिमेंट है ना, ग्रुप 16 में कोई एलिमेंट है ई, वो जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या हो सकता है, इसका वैलेंसी इन जनरल या तो 2 होगा, 4 होगा, है ना। अच्छा, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन का तो +1 होगा, तो ये सब माइनस में होगा, तो माइनस वाला पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्या है, -2 है। माइनस में क्या पॉसिबिलिटी है, ओनली -2, क्योंकि हाइड्रोजन तो प्लस शो करेगा। तो जनरली किस टाइप का एलिमेंट बनाएगा, H2E टाइप का, H2E टाइप का, मतलब जैसे H2O, H2S, है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लस होगा तो एलिमेंट को माइनस होना है, तो माइनस तो सिर्फ -2 ही पॉसिबल है ना, इसलिए H2E टाइप का बनाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला एलिमेंट जो बनेगा वो हो जाएगा H2O, ठीक है, फिर हो जाएगा H2S, H2SE, H2TE, है ना, H2PO, ऐसा लिख सकते हो। तो पोलोनियम खैर मेटल है और रेडियो एक्टिव मेटल है, इसलिए उसको हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। बट ये सब तो बनाएगा H2O, H2SE। अब देखो इसमें से हम लोग जानते हैं अप टू डाउन जा रहा है तो साइज क्या हो रहा है, साइज जो है इंक्रीज हो रहा है ना। किसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, मतलब मान लो कि एच ओ बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ अभी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे अप टू डाउन जाएंगे तो सल्फर का साइज बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, है ना। फिर सेलेनियम का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेलिनियम का और ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो अप टू डाउन जाने से बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ रहा है। अच्छा, H2O में H O और एक H रहा होगा, बट हम लोग
ओ एच बॉन्ड देख रहे हैं ना, H2 के साथ स्ट्रक्चर रहा होगा, O फिर H फिर H ऐसा रहा होगा, इसमें 2 लोन पेयर है इस टाइप से। बट हम लोग ओ एच बॉन्ड को देख रहे हैं ना, ओ एच बॉन्ड को देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड। तो ओ एच बॉन्ड जैसे जैसे अप टू डाउन जा रहा है तो साइज बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, लेंथ बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ घट जाएगा, मतलब है ना, बड़ा डंडा को तोड़ना आसान होता है, छोटा डंडा तोड़ना कितना मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से लेंथ जो है कम ज़्यादा हो गया तो एक तरह से एटम्स के बीच अट्रैक्शन कम हो गया, दूर दूर चला गया, अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो फिर आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन लेंथ कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, पास पास में है, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, या बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, घट रहा है, स्ट्रेंथ तो घट रहा है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए, तो वही ऑर्डर हम लोग बात करना है। तो सबसे ज़्यादा है ना, अप टू डाउन जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा, स्ट्रेंथ घटेगा मतलब H2O का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, H2O में स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर H2O में ज़्यादा H2S, फिर H2Se, फिर H2T। तो ऐसा पूछता है कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, बताओ। H2O का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा। आई होप समझ रहे होंगे, है ना। बॉन्ड लेंथ बताएं, अप टू डाउन जाने से साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ जस्ट उल्टा था, तो H2O का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। साइज एकदम O और H के बीच में, देखो O और H के बीच में क्या था, बहुत कम था साइज, साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, कम, लेंथ कम है, लेंथ ऊपर से नीचे जाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, तो H2OS फिर H2SE फिर H2TE ऐसा बनेगा। एसिडिक करेक्टर, हाँ ये देखो एसिडिक करेक्टर मतलब एसिड होने का टेंडेंसी, एसिड होने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा। तो एसिड क्या होता है, जो H+ दे सकता है। अब सोचो कि यहाँ पे है ना H2O में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के बीच में है ना, मतलब इस तरह का बॉन्ड है। अब सोचो कि ये बॉन्ड यदि टूटता है, आसानी से टूट जाए, है ना, आसानी से टूट जाए तो H+ आसानी से दे देगा, और H+ दे देगा तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो एसिड क्या होता है, जो H+ दे दे आसानी से, जो H+ रिलीज कर दे, है ना। तो सोचो कि ये बॉन्ड लेंथ कम है या बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, है ना। कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, आसानी से टूट जाएगा, तो आसानी से H+ निकल जाएगा, H+ आसानी से निकल गया तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा। ठीक है, तो किसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, बताओ। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब नीचे में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा भैया। तो H2TE में एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, तो H2TE में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर फॉलो करेगा, और H2O का एसिडिक करेक्टर सबसे कम होगा। क्या सब लोग समझ रहे हैं, यस सर समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब इन जनरल बचपन से पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरों को हाइड्रोजन दे दे, जो दूसरे को क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे, और ऑक्सीडाइजिंग है जो दूसरों को ऑक्सीजन दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से बोल सकते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन आसानी से काम करेगा, मतलब कौन आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, कौन दे देगा, जिसका बॉन्ड लेंथ अभी वही एसिडिक करेक्टर वाला ही ऑर्डर चलेगा। क्यों, क्योंकि जो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो हाइड्रोजन आसानी से दे देगा। फिर से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी टू लिख देते हैं, टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन, गिव हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आसानी से दे देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो किसका ज़्यादा होगा बताओ फिर से, क्योंकि जिसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम है वो आसानी से टूटेगा ही नहीं, आसानी से टूटेगा ही नहीं तो वो आसानी से देगा भी नहीं। तो कौन आसानी से दे देगा, तो हम लोग बात करेंगे H2O सबसे कम तरीके से देगा, सबसे टेंडेंसी कम होगा, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE। मतलब एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों सेम ही है एक तरह से इसमें, है ना, मतलब प्रॉपर्टी सेम नहीं है लेकिन मतलब ट्रेंड सेम है ना, ऑर्डर सेम है। थर्मल स्टेबिलिटी, वही स्टेबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, मतलब हीट करेंगे तो कौन आसानी से टूट जाएगा। तो सोचो कि जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो आसानी से नहीं टूटेगा, जिसका स्ट्रेंथ कम है आसानी से टूट जाएगा।
तो स्ट्रेंथ अप टू डाउन जा रहे तो घट रहा था, यानी H2O का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है। और तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, है ना। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? H2O के बीच होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। तो H2S, फिर H2SC, H2TE। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बोलो या स्ट्रेंथ बोलो, सेम ही ऑर्डर होगा। देखो स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही था, स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर सेम ही। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने से, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करेंगे तो कौन आसानी से टूट जाएगा, उसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। तो अप टू डाउन जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। क्यों? ऑक्सीजन का 18 है, सल्फर का 32 हो गया, हाइड्रोजन तो सेम ही है सब में। तो अप टू डाउन जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा मतलब एक तरह साइज बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट साइज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ, है ना, साइज तो बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइल करने का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब H2TE का सबसे ज़्यादा होगा, H2TE का, फिर H2SE का, फिर क्या होगा? H2S का, ये होगा। बट H2O का सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना है। ठीक है, H2O का सबसे ज़्यादा होता है, H2O का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछता है H2O का ज़्यादा क्यों है। H2O का तो कम होना चाहिए था ना, बट H2O का सबसे ज़्यादा होता है। और H2O का ज़्यादा होने का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल। ठीक है, ऑक्सीजन बताए थे अभी कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, साइज भी छोटा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से बाकी सब गैस में रहता है, H2S गैस में रहता है, H2SC भी गैस में है, लेकिन H2O जो है वो लिक्विड में होता है। तो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे H2O के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ी देर में। बट इतना ध्यान रखना है कि H2O लिक्विड हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, गैस को बॉईल करना आसान है या लिक्विड को? गैस तो ऑलरेडी बॉयल हो गैस कन्वर्ट में हो गया है, और वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है H2O, तो उसको बॉयल करना होगा, बॉयल करने का टेम्परेचर चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखेंगे। सेम विथ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करने का टेंडेंसी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, अगेन रीज़न वही रहेगा। ठीक है, H2O का फिर से ज़्यादा है क्योंकि H2O जो है ना, जब वो सॉलिड फॉर्म में आता है, मतलब आइस के फॉर्म में रहता है, तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एक H2O मॉलिक्यूल चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े भी थे, अभी बता देंगे फिर से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल जो है ना, अप टू डाउन जाने से बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम का, तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिख देते हैं, है ना, दिखा दो बॉन्ड एंगल वाला। ठीक है, तो बताओ बॉन्ड एंगल देखना है। ठीक है, तो H2O में इस टाइप से होता है बॉन्ड, मतलब वी शेप या फिर बेंट शेप बोलते हैं इसको ना, इसमें एंगल होता है 104.5 डिग्री। एंगल याद नहीं रखना है, बट ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, अब बता H2S का बात करेंगे, H2S का, तो इसमें क्या होता है ना, लोन पेयर तो इसमें भी दो है, लोन हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, हाइब्रिडेशन होगा इसका, है ना, दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो चार हो गया, चार हो जाएगा तो हम लोग NHO नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल चार हो गया। कैसे पता चला? दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, तो यहाँ से हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, इसका भी sp3 दो लोन पेयर है। बट सेंट्रल एटम, सॉरी यहाँ पे सल्फर होगा ना, ऑक्सीजन फिर से बना दिए हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जो है सल्फर होगा, सल्फर बना देते हैं। ओके, तो इसमें जो है बॉन्ड एंगल कम हो जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो याद रखना बॉन्ड एंगल जब सब कुछ सेम रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, नीचे जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? घटते जाएगा। ठीक है, यानी H2S H2SE है ना,
तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताएं पूछें, है ना, बॉन्ड एंगल का। तो H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2S का, फिर H2Se का, इस तरह चलेगा, फिर H2TE का। ठीक है, ये है ना ग्रुप 16 में। ग्रुप 15 में भी ऐसा ही होता है ना, ग्रुप 15 में भी मतलब बॉन्ड एंगल देखते हैं तो उसमें NH3 बन रहा था, NH3 PH3, ठीक है, ASH3 SbH3। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल एटम का ज़्यादा है तो ऐसा होगा। अच्छा, ज़्यादा होने से होता क्या है वो भी समझ लेते हैं कि आखिर क्यों ज़्यादा होने से क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोनों में तो सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच के रखेगा ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन पास पास हो गया, खींच के रखा हुआ है मतलब पास पास हो गया, पास पास हो गया तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है तो खींच के नहीं रखेगा, दूर ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, दूर यदि रहेगा तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन आ गया, वाई H2O और लिक्विड एंड H2S और गैस। H2O लिक्विड है और H2S है गैस, गैस है, क्यों? तो अभी बताएं। H2O जो है वो है ना इंटर मॉलिक्यूलर, जैसे ऑक्सीजन है ये, है ना, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और इस पे प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इधर लोन पेयर भी था। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल्स है ना, चार और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर लेता है। जैसे मान को चलो H2O का हम लोग ऐसा बना देते हैं एक बार। ठीक है, ये H2O हो गया, फिर दूसरा H2O हो गया, फिर तीसरा H2O ले लेते हैं चलो। तो ये जो ऑक्सीजन पे माइनस है, हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस। अब उसी तरह H पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, इन दोनों में माइनस और प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये जो अट्रैक्शन है इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर। इंटर मॉलिकुलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल में। और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, जब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। H+O-, H+, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो मॉलिक्यूल्स जब इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन होता है, पास पास आने लगते हैं, पास पास आएगा तो पहले दूर दूर गैस के फॉर्म में रहा होगा, और फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन होने की वजह से पास पास आ गया, पास पास आ जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट H2S में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होने की वजह से, सल्फर में उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, तो उस पर उतना माइनस चार्ज डेवलप नहीं हो पाता है जितना ऑक्सीजन में हो रहा है। और माइनस चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा तो दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसका वो गैस फॉर्म में ही रहेगा, दूर दूर ही रहेगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, दूर दूर में ही मॉलिक्यूल्स रहेगा तो गैस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या है, ड्यू टू, रीजन लिखना चाहे डायरेक्टली, ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O, है ना। ठीक है, H2O जो है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से, है ना, बॉन्ड बनाता है, मतलब अट्रैक्शन होता है और मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। एसिडिटी पूछ लिया, मतलब एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, अभी हम लोग पढ़े थे एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है ना। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H+ देने का टेंडेंसी, H+ देने का टेंडेंसी मतलब H+ टूटने की टेंडेंसी, कौन आसानी से H+ टूट जाएगा, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, लेंथ क्या होना चाहिए, ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा है तो आसानी से टूट जाएगा। और लेंथ ज़्यादा है मतलब साइज ज़्यादा होना चाहिए, साइज ज़्यादा किसका होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। इसका मतलब H2TE का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि H और TE में बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा था, कि H आसानी से टूट जाएगा, है ना। तो H2TE का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स उसके बाद H2O का सबसे कम होना चाहिए। तो H2O, H2S, H2, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है ना, मतलब अभी हम लोग रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन पढ़े, तो हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 16 एलिमेंट मिलकर हाइड्राइड्स बनाता है। उसी तरह ऑक्सीजन
के साथ, है ना, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है, मतलब ग्रुप 16 कोई भी एलिमेंट है, इसको ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो अब जनरली कौन कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, यही सब है। तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, ठीक है, या फिर +6 हो सकता है। तो जनरली, है ना, दो टाइप का ऑक्साइड बनाता है, EO2 टाइप का और EO6 टाइप का, सॉरी EO3 टाइप का, 6 नहीं, EO3 टाइप का। EO2 मतलब जैसे SO2 हो गया और SO3 हो गया, ठीक है, SO2 हो गया और SO3 हो गया। तो देखो यहाँ पे सल्फर का, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे -2 +2, लेकिन ऑक्सीजन तो कंबाइन नहीं करेगा, तो उसके अलावा होगा 4 होगा, 6 होगा, ऐसा होगा, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 जनरली जो है ऑक्सीजन साथ नहीं बनाता है। तो SO2 और SO3, 4 और 6, देखो यहाँ पे सल्फर का +4 रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, +6 रहा होगा, ठीक है। तो ये SO2 SO3 हो गया, है ना। जस्ट नीचे सेलेनियम भी SCO2 SCO3 हो गया, इस टाइप से। तो अब पूछेगा कि इसका ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड का भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, याद रखना। यानी लेफ्ट राइट जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से भी जो है एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। और अप टू डाउन जाने से मेटलिक करेक्टर बढ़ता है ना, मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा तो मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एसिडिक करेक्टर क्या होगा, घटेगा। एसिडिक करेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना था। ओके, अच्छा, कभी कभी पूछता है कि कौन रिड्यूसिंग करेक्टर शो करेगा, है ना, इस टाइप से। तो देखो सल्फर SO2 SO3 देखा जाए तो SO3 अपना +6 हाईएस्ट में है ना, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर को घटा सकता है, बढ़ा तो नहीं सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट मतलब +6 ही तो होता है, +6 हाईएस्ट है। तो जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वो अपना ऑक्सीडेशन को घटा सकता है, बढ़ा तो नहीं सकता। +6 से +8 थोड़ी हो जाएगा, +9 थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो +6 होता है, लेकिन +6 से +4 तक आ सकता है। तो +4 आएगा तो अपना ऑक्सीडेशन में घटा लिया, जो अपना ऑक्सीडेशन में घटा लेगा दूसरों को बढ़ा देगा, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और SO2 कैसा काम कर सकता है, SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, मतलब अपना ऑक्सीडेशन और बढ़ाएगा और दूसरों को घटा देगा। अपना तो +4 पे है तो +6 जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, दोनों तरह कर सकता है, क्योंकि मान लो SO2 से सल्फर भी जा बना सकता है, 0 चला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, ऐसा भी हो सकता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों तरह काम कर सकता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा वो दोनों तरह काम कर सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट में रहेगा वो जो है हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। H2S बात करेंगे, H2S में सल्फर क्या है, -2 पे है। तो -2 पे है यानी ये कभी भी और घटा नहीं सकता, -2 तो मिनिमम हो गया, घटा नहीं सकता है, तो ये हमेशा रिड्यूसिंग, ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट, बढ़ा सकता है। तो जो लोएस्ट पे रहेगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाईएस्ट पे रहेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब रिएक्टिविटी विथ हेलोजेंस, हेलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो कोई भी एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग हेलोजेंस लाइक X2, है ना, X मतलब हेलोजन से रिएक्शन करेगा। तो अलग अलग टाइप का बना सकता है, जैसे ये एलिमेंट इसके साथ बनाएगा तो EX2 बना सकता है, EX4 बना सकता है, EX6 बना सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा, है ना। बट ये जो EX6 है ना, वो बड़ा, दैट मीन्स जनरली छोटा साइज वाला बनाएगा, मतलब X यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर वाला, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है। दैट मीन्स फ्लोरीन, है ना, जनरली फ्लोरीन बनाता है, ठीक है। जैसे
मान के चलो SF4 हो गया, SF4 हो गया, ठीक है, SF6 भी पॉसिबल है, ठीक है, SF4 भी पॉसिबल है, SF6 भी पॉसिबल है, बट HCl6 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेरिक, मान लो सल्फर है बड़ा आइटम वाला, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है और क्लोरीन बड़ा बड़ा आइटम्स वाला, यहाँ पे 6 वो आ गया, 6 वो लगाना है, ठीक है, जगह ही नहीं है, तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से ये जो है मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, यानी HCl6 पॉसिबल नहीं है। SBr तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और बड़ा हो गया, SI6 तो और भी नहीं होगा, ठीक है, तो SI6 पॉसिबल नहीं है। उसी तरह SF4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में छोटा एटम्स ही पॉसिबल होता है, ठीक है, यानी SF4 पॉसिबल है, SCF4 भी पॉसिबल है ना, और ऑक्सीजन वाला तो OF2 बनाएगा, OF2, SF, SCl2, ये सब तो पॉसिबल है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जाएंगे तो HCl6, SBr6, ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, इसका रीजन क्या लिखेंगे? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फ्रॉम डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, ठीक है, एक्सेप्ट सेलेनियम, ध्यान रखना कि सेलेनियम को छोड़ के, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, है ना, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फ्रॉम डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, ठीक है, मतलब डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड सब लोग बनाता है, लेकिन सेलेनियम को छोड़ के, यानी सेलेनियम जो है SeF2 पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बनाता है, ठीक है। डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड, सॉरी फ्लोराइड बनाएगा ना, क्लोराइड नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर से साइज बड़ा हो जाएगा। तो ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फ्रॉम डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड सब लोग बनाता है, सिर्फ सेलेनियम को छोड़ के। और ये देखो H2F2 पॉसिबल है, H2Cl2 पॉसिबल है, H2Br2 पॉसिबल है, Fe2Cl2 पॉसिबल है, ये सब भी हम लोग बना सकते हैं, मतलब ये सब भी पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ तक समझ गए होंगे ना। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कौन कौन सा कंपाउंड्स है ना। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइऑक्सीजन, मतलब O2, डाइऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या हो गया? O2, ठीक है, और दूसरा हो गया ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो बस यही दो पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो डाइऑक्सीजन क्या है? डाइऑक्सीजन मतलब O2, जो कि नेचर में मिलता है, हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मतलब एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन मतलब N2 एंड 21% O2, और बाकी 1% एक्स्ट्रा गैसेस, अदर गैसेस, है ना। तो है ना, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, O2 का, है ना, O2 का ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है? ऐसे तो प्रिपेयर करने का मतलब ज़रूरत पड़ता ही है, जैसे हम लोग कोरोना में ऑक्सीजन गैस का ज़रूरत पड़ता था, तो हम लोग ज़्यादातर केस में हम लोग एयर से ही, है ना, मतलब एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, क्योंकि एयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बस नाइट्रोजन को अलग कर लेंगे तो ऑक्सीजन जो है मिल जाएगा। लेकिन अलग अलग तरीका भी है ऑक्सीजन बनाने का, ठीक है। जैसे पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स, ठीक है, इस टाइप का सॉल्ट को हीट करते हैं। फॉर एग्जांपल KClO3, है ना, ये क्लोरेट हो गया, इसको हीट करेंगे तो KCl प्लस O2 बनाएगा, बाकी तो बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगा लेंगे ताकि इवन हो जाए ऑक्सीजन, और यहाँ भी 2 और यहाँ 3, तो यहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, है ना। तो ये एक तरीका है ऑक्सीजन बनाने का, ठीक है। दूसरा, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो नीचे है, लाइक कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, वो सब ऑक्साइड को, है ना, मान लो कि HgO को हीट करेंगे, ठीक है, तो Hg अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। मान लो हम लोग Ag2O को हीट करते हैं तो Ag अलग हो जाएगा, फिर O2 अलग हो जाएगा, मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फॉर एग्जांपल और भी ले सकते हो, कॉपर Cu2O को हीट करेंगे तो कॉपर अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड का। अच्छा, ये इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक। चलो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 को भी हीट करने से O2 बनता है। देखो H2O2 को हीट करेंगे, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं ना इसको हम लोग,
हीट करेंगे तो H2O बना लेगा और O2 गैस भी रिलीज होता है इसमें, ठीक है। या फिर H2O2 को सिंपली सिंपली लिक्विड H2O2 उसको हम लोग ओपन कंटेनर में रख देंगे ना, तो अपने आप जो है लाइट के प्रेजेंस में वाटर बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। कमर्शियली इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और ज़्यादातर केस में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं। जैसे H2O वाटर जो हम लोग को फ्री में अवेलेबल मिल जाता है ना। जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H2O में क्या है, H प्लस और OH माइनस है, तो H प्लस कैटायन है तो कैथोड पे बनेगा H2, और OH माइनस O2 में कन्वर्ट होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो H प्लस जो है H2 बना लेगा, वो कहाँ पे, कैथोड पे, और O2 कहाँ बनेगा, एनोड पे, है ना। ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ, है ना, H2 कहाँ बनेगा और O2 कहाँ बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये सब। उसके बाद आ जाते हैं इसका प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जानते हैं, है ना, ऑक्सीजन गैस तो एटमॉस्फेयर में आसपास में अभी भी दिख रहा होगा, मतलब दिखता नहीं है ना, मतलब होता है, तो वही है, इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। मतलब ना तो कलर होता है, तो कलर रहेगा तब तो दिखाई पड़ेगा, ऑर्डरलेस ना तो, है ना, स्मेल करता है, कुछ भी स्मेल भी नहीं करता है, ठीक, ऑर्डरलेस गैस है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ध्यान रखना O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक, मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, VBT के अकॉर्डिंग, पहले सॉरी MOT के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़े थे, है ना। ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, और 16 इलेक्ट्रॉन वाला जो है, टोटल 16 हो गया, 8 × 2, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीज एट, इसका मतलब लिक्विफाई हो रहा है, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट है, और फिर ये फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब मेल्ट हो जाएगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा 90 केल्विन पे, लिक्विफाई हो जाएगा। ये एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है, ठीक है। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट नोबल एलिमेंट्स लाइक गोल्ड प्लेटिनम अंडरगो कंबशन विद O2 एसोसिएटेड विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी को कंबशन बोल सकते हैं हम लोग, मतलब कोई भी मेटल्स हो गया, नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन के साथ जो है हमें कंबशन करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके CO2 बना लेगा, ठीक है। मान लो कि CH4 है, CH4 भी ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके CO2 प्लस H2 बनाएगा, और कंबशन जब भी होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। मान लो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो वही बोला, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जितना भी, मान लो जिंक है ना, जिंक भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और जिंक ऑक्साइड बना लेगा, तो सब में हीट रिलीज होगा, है ना, सब में हीट रिलीज होता है। खैर ये सब तो आसान रिएक्शन है। सम कंपाउंड्स आर कैटेलिटिकली ऑक्सीडाइज, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कुछ कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल SO2 है, SO2 को O2 से रिएक्शन कराते हैं तो V2O5 के प्रेजेंस में SO3 में कन्वर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन हो रहा है एक तरह से, बट ये प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हम लोग पढ़ेंगे जस्ट अभी प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। फिर HCl को है O2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो Cl2 प्लस H2 बनाते हैं। ये CuCl2 है, V2O5, ये क्या है, कैटलिस्ट है, ये सब कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कुछ कुछ रिएक्शंस होता है, वही बताना चाह रहे हैं। ये सब प्रोसेस हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना अभी। अब आ जाते हैं सेकंड, ओजोन। ओजोन क्या है, तो ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। जैसे हम लोग फास्फोरस का बात कर रहे थे, तो फास्फोरस का अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है। ब्लैक में भी अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, है ना। और सल्फर भी हम लोग पढ़ेंगे, तो सल्फर में भी अलग अलग टाइप का एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे। उसी तरह ओजोन भी ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है, O3 के फॉर्म में भी मिलेगा, तो उसको नाम दिया गया है ओजोन। तो O3 जो है पूछ सकता है ना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, लाइन O3 इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ये करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। ओके, O3 का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, O3, है ना, ये जो है इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनाते हैं, इधर 2 डबल बॉन्ड और एक तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इधर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनता है, मतलब इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो और इधर लगा दो डबल बॉन्ड, और प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगा तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो एक और तरीके से भी बना सकते हैं, जहाँ बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ प्लस लगाना है, जहाँ बॉन्ड कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन का 2 से ज़्यादा हो गया, देखो यहाँ 1 2 3, तो वहाँ प्लस लगा देंगे, 2 से कम हो गया तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दोनों ही सही है,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। प्रिपरेशन, ओजोन बनाने के प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो ओजोन, ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है, क्योंकि है ना, हम लोग जानते हैं कि एक तरह से एलोट्रॉप्स है, तो एलोट्रॉप रहेगा तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन O2 है ना, O2 को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे लेकिन साइलेंटली, है ना, तब जो है ओजोन बनता है, ठीक है। साइलेंट क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग मतलब ज़्यादा अमाउंट में हीट करेंगे ना, तो फिर से ओजोन टूट के फिर से O2 बना लेगा, है ना, फिर से मतलब डिकम्पोजिशन होने लगेगा O3 का वापस, यानी रिवर्स में चला जाएगा। इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, मतलब है ना, कम अमाउंट में हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है और बना लेगा यहाँ पे ओजोन, ठीक है। तो बस इतना ही, एक ही प्रिपरेशन है, याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ का बात कर लेते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ का बहुत अच्छा है, क्योंकि ओजोन जो है ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तीन तीन ऑक्सीजन इसके पास है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब किसी को भी ऑक्सीजन आसानी से दे देगा, ले लो ले लो ले लो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले याद रखना है कलर, कलर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गैस फॉर्म में ब्लू होता है, गैस फॉर्म में कैसा होता है, ये ब्लू कलर का, ठीक है। पेल ब्लू, ब्लू है ना, पेल ब्लू में हल्का हल्का, है ना। पेल ब्लू कैसा होगा, पेल ब्लू, है ना, मतलब येलोइश ब्लू होगा, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म में ब्लू होता है, एंड सॉलिड फॉर्म में ये वायलेट होता है, ब्लैक टाइप का क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो कलर याद रखना, कभी कभी कलर भी पूछ सकता है, ठीक है। बता सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है वायलेट या फिर ब्लैक कलर का। गैस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में क्या होता है, पेल ब्लू, है ना, पेल ब्लू। और लिक्विड फॉर्म में होता है ब्लू कलर का, ठीक है। मतलब ऐसा सोचो कि डार्कनेस बढ़ते जा रहा है, गैस से सॉलिड में जाएंगे तो धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ेगा, है ना। ब्लू, हल्का ब्लू था, फिर ब्लू हो गया, फिर वायलेट हो गया, मतलब डार्क होते जा रहा है, ठीक है, ब्लैक टाइप का। ओके, अब हम लोग इसका, है ना, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2, O2 से ज़्यादा ऑक्सीडाइज, अच्छा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन तीन तीन है, O2 में दो ही ऑक्सीजन था, इसमें तीन ऑक्सीजन है, तो किसी को भी एक ऑक्सीजन दे के O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। O3 क्या करेगा, O2 दे देगा, O2 बना लेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ देगा। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो किसी से कंबाइन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब ऑक्सीजन दे देगा उसको, चलो। उसका डायमैग्नेटिक होता है, बेंड शेप होता है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो है बेंड शेप, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेंड शेप, ठीक है। और डायमैग्नेटिक होता है, ध्यान रखना है इसको, है ना, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता ही है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी बताएं तो O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में, और ऑक्सीजन दे देगा बगल वाले को। यानी यदि H2S से रिएक्शन करेगा, सपोज H2S O3 से रिएक्शन किया, तो H2S को कन्वर्ट कर देगा सल्फर में, H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में। और H2O और O बना लेगा H2 और यहाँ के एक ऑक्सीजन क्या बना लेगा, H2O। और O3 टूटेगा किस में, O2 में, मतलब O3 टूट गया, सॉरी, O3 टूट गया किस में, O2 में। H2S टूट गया H2O सल्फर में। और सॉरी, सल्फर जो है टूट गया, एक सेकंड सॉरी सॉरी, सल्फर वाला पार्ट किस में टूट गया, H2S पार्ट हो गया सल्फर में, और H2O बना लिया, H2 और O मिलकर बना लिया H2O, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, ऑक्सीडेशन देखो, O3 से O2 जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीजन के यहाँ पे -2 था, -2 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। +4 से +6, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, है ना। यहाँ पर भी आएगा +4 से +6, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो यहाँ -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा बगल वाले को, और है ना, मतलब तब जो बढ़ा देता है उसी को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते ही है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। सो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, है ना, सल्फर एंड इट्स मतलब उसका कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।